अब हम दक्षिण के राज्यों पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में मैंने चोल पर फोकस किया था। इस बार हम पल्लव, राष्ट्रकूट और अन्य दक्षिण के जो राज्य थे उस पर हम चर्चा करेंगे। पल्लव राज्य अपने राजनीति से ज़्यादा कला के संदर्भ में जाना जाता है। अलग अलग शैली चली, मामल शैली, राजसिक शैली, वर्मन शैली, अलग अलग शैली चली। और दक्षिण में द्रविड़ कला की शुरुआत पल्लवों ने ही की थी। जो द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत पल्लवों ने ही की थी और पहली बार इन्होंने पत्थरों को, पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाने की शुरुआत की। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा था, परंतु इसका वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था। और सिंह विष्णु ने अग्नि सिंह की उपाधि धारण की थी। सिंह विष्णु ने अग्नि सिंह की उपाधि धारण की थी और इसके दरबार में भारवी नामक कवि रहते थे, रचनाकार रहते थे, जिन्होंने किरात अर्जुनियम नामक पुस्तक लिखी। किरात अर्जुनियम जो है, जिसमें किरातधारी शिव और अर्जुन के बीच संवाद का चर्चा है, तो भारवी ने लिखी थी किरात अर्जुनियम। इसके बाद महेंद्र वर्मन, ये बहुत महत्वपूर्ण शासक था, बहुत विद्वान था और विद्वानों को संरक्षण भी देता था। उसने घटिका नामक संस्था थी जो विद्वान ब्राह्मणों की संस्था थी। घटिका विद्वान ब्राह्मणों की संस्था थी, उसको प्रचुर मात्रा में उसने दान दिया और एक पुस्तक लिखी, मतविलास प्रहसन। यह मतविलास प्रहसन बहुत ही डायनेमिक पुस्तक है। इस पुस्तक में एक तरफ बौद्ध और कापालिक के में आए श्लखन की चर्चा है, उस पर व्यंग किया गया है। दूसरा, राजनीति और न्याय में आए श्लखन पर, भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग किया गया है। इसके बाद है नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्होंने महाबलीपुरम में एकास्म रथ बनाया था, जिसको सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। सप्त पैगोडा, जब कभी कभी परीक्षा में पूछता है सप्त पैगोडा, तो 7 रथ थे जो पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी, तो सबसे छोटा जो रथ था वो द्रौपदी का था। द्रौपदी का रथ था महाबलीपुरम में। उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक था और इसी ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। इसने शोर मंदिर या तटीय मंदिर की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शोर मंदिर, तटीय मंदिर। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसने चीनी बौद्ध यात्रियों को नागपट्टिनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी, दान दिया था। नागपट्टिनम में चीनी बौद्ध यात्रियों को बौद्ध विहार बनाने और उसके लिए दान भी दिया था और चीन से अच्छे संबंध इसने रखे थे। इसके बाद हम आते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य जो कि ये द्रविड़ शैली के प्रणेता थे, चालुक्य बेसर शैली के प्रणेता थे। ध्यान में रखिएगा कि दक्षिण में बिंद से दक्षिण हो गया द्रविड़ शैली, बिंद से नीचे उत्तर, और बिंद से नीचे ये हो गया उत्तर भारत में वो नागर शैली, और जो बीच का जो पीरियड है बिंद शैली का, उसको कहते हैं बेसर शैली। तो चालुक्यों ने बेसर शैली का इस्तेमाल किया और इस बेसर शैली में द्रविड़ के भी गुण देखे जा सकते हैं और नागर के भी गुण देखे जा सकते हैं। चालुक्य 3 थे। एक तो बादामी के चालुक्य जिसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, लेकिन इस वंश का सबसे महानतम शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने 634 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित किया था। 664 ईस्वी में
हर्षवर्धन को पराजित किया था। और मतलब नर्मदा नदी घाटी नर्मदा नदी पर यही घाटी पर ये नर्मदा नदी पर यह के पार ये युद्ध हुआ था, जिसमें इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। बाद में इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने पराजित किया 634 ईस्वी में। इसी 634 ईस्वी में ऐहोल अभिलेख लिखा गया, ठीक है, जो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया ऐहोल अभिलेख। और इसी अभिलेख में यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें कालिदास के बारे में स्पष्ट चर्चा है। ऐहोल अभिलेख में ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, और इसमें आपको कई मंदिर देखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय का पर्सिया से यानी फारस से अच्छा संबंध था, और उसने फारस के शासक खुसरो के पास अपना दूत भेजा था, और उसके साथ खुसरो और उसकी पत्नी के साथ चित्रांकन किया हुआ चित्र अजंता में भी मिलता है। कल्याणी के चालुक्य, जो बतापी के चालुक्य भी कहे जाते हैं, इसके संस्थापक तैलक द्वितीय थे। कल्याणी के चालुक्य के बारे में विल्हन ने विक्रमांक देव चरित्र में लिखी है। उसके बाद है बेंगू का चालुक्य, इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे, और इसी के समय में कुलोतुंग, इसी के वंश में कुलोतुंग नामक शासक हुआ, जो राजेंद्र चोल का नाती था, और यह चोल वंश का शासक बना, और इस समय इसको मिला लिया गया। उसके बाद हम आगे आते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट के संस्थापक जो थे दंतीदुर्ग थे, वास्तु संस्थापक दंतीदुर्ग थे, और इसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार स्थापित किया। राष्ट्रकूट पहली शक्ति थी जिसने उत्तर भारत में विजय अभियान शुरू किया। पूछा जाता है, राष्ट्रकूट पहली शक्ति थी जिसने उत्तर भारत में विजय अभियान शुरू किया। इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था अमोघवर्ष, जो शायद सबसे ज़्यादा दिन तक शासक रहने वाला व्यक्ति था। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक पुस्तक की रचना की। गोविंद तृतीय भी एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रकूट जो वंश की धार्मिक परंपरा उल्लेखनीय है। भारत में पूर्व मध्यकाल में सर्वधर्म समभाव की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यही देखा जाता है एक, और जिसका प्रमाण आज भी है। बनवासी में जैन मंदिर बनवाया, कनेरी में बौद्ध मंदिर बनवाया, मुसलमानों को मस्जिद बनाने की अनुमति दी, ठीक है। एलिफेंटा में शिव की मूर्ति भी है, बौद्ध मूर्ति है, यहाँ त्रिमूर्ति शिव की चर्चा है। एलोरा में तीनों धर्म की चर्चा है, तीनों धर्म की मूर्ति बनी है। और इसमें एक कैलाश मंदिर जो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया है दरवेश शैली में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यानी सभी धर्मों को अवसर दिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट ये पूछना जाता है, कमिश्नरी को वहाँ राष्ट्र कहा जाता था। उसके समय कमिश्नरी को राष्ट्र कहा जाता था, और उसके प्रमुख को राष्ट्रपति कहा जाता था। देश ग्राम कूट जो है वंशानुगत अधिकारी होते थे ग्रामीण क्षेत्र में। देश ग्राम कूट वंशानुगत अधिकारी होते थे। और एक और पूछता है, महत्तर किसको कहते थे? ग्राम के बड़े बूढ़े को महत्तर कहा जाता था। तीसरा इंपॉर्टेंट हम अगर यहाँ देख लें तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना विल्लम ने की थी, और इसी वंश के शासक रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने पराजित किया था, परंतु बाद में उसे राय रायन की उपाधि दी। रामचंद्र को राय रायन की उपाधि थी।
फिर वारंगल के काकतीय वंश, इसका इम्पोर्टेंट ये है, उस समय लगभग 53 वर्ष तक रुद्रम्मा नामक राजकुमारी ने शासक की भूमिका निभाई। रुद्रम्मा पूछा था, रुद्रम्मा किस वंश की, तो वारंगल के काकतीय वंश। उसके बाद है कदम्ब वंश, इसके शासक मयूर श्रवण ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसके बाद अगर आते हैं तो सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहवर्मन चोटगंग ने बनाया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर भीम प्रथम जो सोलंकी वंश का था वो बनाया था। एक और मंदिर है अंकोरवाट मंदिर, ये सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था, जहाँ विष्णु की मूर्ति है। और बोरबुदुर मंदिर जावा जो है वो बौद्ध मंदिर है और उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। हम उत्तर के प्रमुख राज्यों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश या थानेश्वर में था, पंजाब के पास है थानेश्वर, और इसके सबसे प्रमुख शासक थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान हुए, एक राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा राजश्री। प्रभाकर वर्धन ने राजश्री का विवाह मौखरी वंश के ग्रीव वर्मा से कर दिया, और लेकिन मालव शासक देवगुप्त और गौड़ शासक शशांक ने मिलकर ग्रीव वर्मा की हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन आया और उसने देवगुप्त को पराजित कर किया, परंतु शशांक को वो पराजित नहीं कर सका और शशांक ने धोखे से इसकी हत्या कर दी। राजवर्धन के मरने के बाद उस राजश्री को लगा कि अब जीना बेकार है और वो आत्मदाह करने जा रही थी। तब हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम अपनी बहन को अग्निदाह होने से बचाया और तब उसने शशांक को पराजित किया और कन्नौज का शासक बन गया और थानेश्वर को मिला लिया, और पुष्यभूति वंश की अब जो राजधानी हो गई वो कन्नौज हो गई। और हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत में कन्नौज राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु था, जिसको 4 चांद लगाने का काम हर्षवर्धन ने किया है, जिसके बारे में वर्णन वानभट्ट के हर्षचरित और वेन सांग के वर्णन में मिलता है। चीनी राजदूत जो ताइसुंग, चीनी राजा थे ताइसुंग, उसका दूत बन करके 629 ईस्वी में वेनसांग भारत आया। वेनसांग ने अपनी यात्रा का वर्णन सी यू की नामक रचना में किए। सी की वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वेनसांग सिर्फ हर्षवर्धन के साथ ही नहीं रहा, वो पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबार में गया था, राष्ट्रकूट नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में भी गया था, और कांची भी गया था, पल्लव के दरबार में भी गया था। तो वो उसने भारत की बौद्ध धर्म की जहाँ जहाँ संभावना थी वो वहाँ गया था। वेनसांग ने हर्षवर्धन को शीलभद्र की उपाधि दी और वो वर्णन करता है कि वेनसांग के यहाँ कन्नौज में प्रत्येक साल परिषद बुलाई जाती थी जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। एक बार अध्यक्षता वेनसांग ने भी की और प्रयाग में जो है महामोक्ष परिषद बुलाई जाती थी,
जिसमें सभी धर्मों को दान दिया करता था और कहा था कि वो अपना सर्वस्व दान दे दिया करता था और कपड़ वस्त्र भी, यहाँ तक कि वस्त्र भी दान दे दिया करता था और वस्त्र अपनी बहन से लेकर के करता था। वेनसांग के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लें कि वेनसांग फायांग जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वो चला गया। भारत के लोगों के बारे में कहा गर्म मिजाज थे, सूती वस्त्र जो है उसकी बड़ी प्रशंसा की है, खासकर मथुरा की सूती वस्त्र की। वह हर्षवर्धन की प्रशंसा सब करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो उस आने के समय भी लूट लिया गया उसको और जाने के समय भी लूट लिया गया, जबकि हर्षवर्धन उसे प्रचुर दान दिया। इसका मतलब अराजकता की स्थिति उस समय रही होगी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वह बहुत उत्कृष्टता से वर्णन करता है। वह कहता है कि यह विश्व का एकमात्र आवासीय विश्वविद्यालय है जहां 10,000 छात्र पढ़ते हैं और उनको यहाँ प्रवेश परीक्षा के बाद ही होता था। उसके समय में शीलभद्र जो थे वहाँ के कुलपति थे। इसके अलावा इस हर्षवर्धन में के जो दरबारी वाण भट्ट जिन्होंने हर्षचरित लिखा है, इसका जो जन्म हुआ था बिहार के औरंगाबाद जिले के पृथ्वीकुट गांव में हुआ था। वाण भट्ट का जन्म बिहार के औरंगाबाद जिले के पृथ्वीकुट गांव में हुआ था। ये जो वेनसांग ने भारत के बारे में वर्णन करते हुए भारत को इंतु कहा है, ये याद रखिएगा। एक और यहीं बता देते हैं, इत्सिंग जो है ये भी एक चीनी यात्री था। 673 बीपीएससी में काफ़ी पूछता है इत्सिंग कब आया था, तो 673 एडी में। और हर्षवर्धन के बारे में एक और है कि इसने 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और एक और महत्वपूर्ण सबसे आता है, इसको द्वितीय अशोक कहा जाता है। इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है क्योंकि इसने अशोक की तरह ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी काम किया। तिब्बत में आज जो बौद्ध धर्म का प्रसार है, हर्षवर्धन का योगदान महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं, राजपूतों में एक अग्निकुल हुआ करता था। अग्निकुल के हिसाब से 4 शासक हुए, प्रतिहार, चौहान, सोलंकी, परमार। हम थोड़ी सी चर्चा शाकंभरी की चौहान की कर लेते हैं, जिसे बाद में मेडाइवल में आपको आसानी हो समझने में, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की चर्चा होती है। शाकंभरी के चौहान वंश का सबसे प्रमुख शासक था अजयराज, जिसने अजमेर की स्थापना की। दूसरा प्रमुख शासक था विग्रहराज चतुर्थ, जिसने हरिकेली और ललित विग्रहराज नाटक लिखे। और तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण शासक जो था पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता था। आरंभ में कर्पूर देवी उसकी जो माँ थी उसकी संरक्षिका के रूप में काम कर रही थी, और बाद में वह शासक बना और महोबा के किले पर कब्जा किया, परमादिदेव को पराजित किया। जागनिक के परमाल रासों में इसका वर्णन है, जिसमें कहा था अला रुदल नामक 2 भाइयों ने उसकी रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसका आज भी चर्चा काफ़ी जो है। बाकी हम मुहम्मद गोरी से जुड़ा हुआ बाद में मेडाइवल में पढ़ लेंगे। पाल वंश जो अराजकता के माहौल में वहाँ की जनता के आह्वान पर गोपाल को पाल वंश का संस्थापक बनाया गया। यानी ये परीक्षा पूछा जाता है किस शासक को जनता ने चुन करके शासक बनाया, तो गोपाल को जनता ने चुन करके शासक बनाया। और उसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय याद रखिएगा। इसका प्रमुख शासक दूसरा धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1203 ईस्वी में इसे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धराशायी कर दिया, भागलपुर में है। सोमपुर बिहार की स्थापना की, यह भी भागलपुर में है।
और इसके समय में धीमन और वितपाल कांस्य मूर्ति के निर्माता का अर्थ ये रखिएगा। उसके बाद सुवर्ण भूमि के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे, ये देवपाल ने। इससे लगता है कि उस समय पाल वंशी का जो संबंध था वो जावा सुमात्रा से बेहतर था। उसके बाद इस पाल वंश के बाद सेन वंश की स्थापना, जिसकी राजधानी राड थी, और इसका प्रमुख शासक था बल्लाल सेन, जिसने अद्भुत सागर नाम पुस्तक लिखी। और इसी वंश का एक शासक था लक्ष्मण सेन, जिसने लक्ष्मण संवत जारी किया। यह भी तुर्कों के आक्रमण के डर से भाग गए। उसके बाद गढ़वाल वंश, जिसके संस्थापक गोविंद चंद्र थे, इसकी रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जैन विहार की स्थापना की। इसका मंत्री लक्ष्मीधर, इसने कानून पर एक पुस्तक लिखी कृतकल्पतरु। ये बहुत पूछता है कृतकल्पतरु इस तरह कौन थे? लक्ष्मीधर। इसी गढ़वाल वंश से आपको जयचंद्र आते हैं, जिसकी आपने कई बार सुना होगा। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश, इसका संस्थापक नागभट्ट था। कहता है इसने अरबों के आक्रमण को रोका। आक्रमण का जो अरबों का जो प्रसार हो रहा था, नागभट्ट ने अरबों को पराजित करके इसके आक्रमण को रोका। इस वंश का एक प्रमुख शासक था मिहिर भोज, जिसने आदिवराह की उपाधि धारण की। फिर परमार शासक, जो कि जिनकी आरंभिक राजधानी उज्जैन थी, भोज परमार जब शासक बना, उसने इसकी राजधानी धार स्थापित कर दी, धार स्थानांतरित कर दी। और इसने भोजशाला में सरस्वती मंदिर की स्थापना की और कंठभारत की उपाधि धारण की। उसके समय में वास्तुशास्त्र पर एक पुस्तक लिखी गई थी, बहुत बराबर परीक्षा में पूछता है, सम्रांगण सूत्रधार। ये वास्तुशास्त्र पर लिखी हुई पुस्तक थी। कर्नाट वंश, बिहार में ये सिमरावगढ़ जो है, सिमरावगढ़ इसकी राजधानी थी। कर्नाट वंश, इसके संस्थापक नान्यदेव थे 1097-98 ईस्वी में। और इसके अंतिम शासक हरि सिंह थे, जिन्होंने पंजी प्रथा की शुरुआत की। तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने 736 ईस्वी में दिल्ली का नगर की स्थापना की, जो आज का दिल्ली है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सोलंकी चालुक्य, जो अनिलवार में जिनकी राजधानी बनाई थी, इसके प्रमुख शासक थे जय सिंह सिद्धराज, जिसने खंबात की खाड़ी में मुसलमानों को मस्जिद बनाने की अनुमति दी। और इसके उत्तराधिकारी थे कुमारपाल। इन दोनों के समय में हेमचंद्र नामक जो अपभ्रंश के व्याकरणाचार्य है, जैन धर्म के पोषक थे, वो इसके दरबारी में थे। दूसरा है इसके बारे में कहा है कि भीम प्रथम इसका एक प्रमुख शासक था, जिसके समय में मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम द्वितीय के समय में गोरी ने आक्रमण किया था 1177 ईस्वी में, और भीम द्वितीय से गोरी बुरी तरह से पराजित हुआ। इसी वंश के एक मंत्री थे, सामंत थे विमल शाह। सोलंकी वंश के सामंत और मंत्री थे विमल शाह, जिन्होंने माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर बनाया। जैनों का यह मंदिर भारत में कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से संगमरमर में बना यह पहला मंदिर था। संपूर्ण रूप से संगमरमर से बना पहला मंदिर था। फिर हम पढ़ते हैं चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक यशोवर्मन था। और कंदरिया महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। और ये खजुराहो का जो मंदिर का जो शहर है, इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में ले लिया है। एक मैंने कहा उड़ीसा का गंग वंश, ये इसके संस्थापक अनंत बर्मन चोडगंग थे, जिन्होंने जगन्नाथपुरी की स्थापना का निर्माण किया। और इसी वंश के नरसिंह वर्मन ने जो है वो
कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया। एक सूर्य मंदिर से बराबर प्रश्न पूछा जाता है। देखो मैंने कोणार्क का सूर्य मंदिर, फिर मोटेरा का सूर्य मंदिर, एक और बिहार में एक सूर्य मंदिर है औरंगाबाद में, देव मंदिर, जिसको देव में है, औरंगाबाद के देव में भी ये सूर्य मंदिर है। फिर एक और मंदिर है मंदसौर में, वहाँ भी एक सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे।